दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज मोहन भागवत अमेरिका में हैं। उन्होंने वहाँ पे 100 साल का जश्न मनाने के लिए वहाँ गए हैं। लेकिन जिस तरीका से जश्न मनाना उनका तो ये था, उनका ठहरा, मतलब जिस तरीका से वो करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही विपरीत परिस्थिति वहाँ निर्माण हो गई है। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया के लोग वहाँ से उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो मेडिसन स्क्वायर पे, वो गार्डन के पास में, वहाँ पे वो जिनकी सभा थी, वहाँ पे काफ़ी लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। और इतना बुरी तरीका से प्रोटेस्ट चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो उनको टारगेट किया जा रहा है कि जो आदमी ने, जिस संस्था ने महात्मा गांधी का वध किया, उनकी हत्या की, और उसको यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं। और इसने इतने पंख फैलाए यहाँ पे पूरे देश विदेशों में भी। तो इसका हम लोग निदेश करते। यही नहीं तो उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस के लोगों की एक करतूतें है। जब महात्मा गांधी का जब एसेसिनेशन हुआ था, उस वक्त ये लोगों ने मिठाई बांटे थे। इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, उनको हर चीजों के बारे में उनको पूछा गया। और इस तरीका से जो होने से जो भी ये हुआ, उनका जो पूरे वर्ल्ड में जब उनकी ये सब बातें चल रही, तो सभी तरीका से वो पूरी तरीका से घबराए हुए हैं। इसके बाद में वो कनाडा जाने वाले हैं, फिर बाद में ब्रिटेन जाएंगे, और हर जगह पे उसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि मोहन भागवत एक बहुत बड़ी चीज थी, और आज तक ऐसे बुरा वक्त उनके ऊपर में कभी नहीं आया। जो भी रहा, इतिहास है, सभी को मालूम है। इंडिया में तो सभी को मालूम है उनका इतिहास। लेकिन जितने आज इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीका से उनकी बेइज्जती हो गई, उनके सब काले करतूते इस लोगों के ध्यान में आ गए, तो निश्चित रूप से वो पूरे के पूरे लोग उससे हट के रहेंगे। बहुत सारे लोग सेंसिटिव इस पे होते हैं, और जो लोग भी वहां पे जाएंगे, उनके साथ में दिखेंगे, जिसको फंक्शन में जाएंगे, उनका सबका सब वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, सबके सब आइडेंटिफाइड हो गए। आज तक आरएसएस ने अपने जो भी काम है, जो भी करतूते हैं, वो सब छुपे हुए थे। उनके जितने भी लोग हैं, ओपनली कभी उन्होंने काम नहीं किया। और आज वो वहाँ के मोहन भागवत के फंक्शन में जब जाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि वो सब आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। और वो उनके आगे की जो भी एक्टिविटीज है, क्योंकि इंटेलिजेंस सभी जगह पे, स्पेशली अमेरिका, कनाडा में तो बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान में आएगा कि कितने लोग यहाँ के हमारे आरएसएस के फॉलोअर्स है, या आरएसएस का ये है, और उनका एक डेटा तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व में लाखों लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। सबका मनोबल घसरेगा, मनोबल उनको लगेगा कि भाई हम लोग बिना मतलब का घसीटे जा रहे हैं उसमें, जबकि हमारा कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे लोग, उनके पिताजी, उनके रिलेटिव्स जो है ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनको उनके सब काले करतूते नहीं मालूम है। उनका इतना ही मालूम है कि हमारे जितने भी कुछ लोग हैं, हमारे बिजनेसमैन है, ये है सब। मित्रों, मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी संस्था जब इतनी बड़ी हो जाती है, और जब ये पता चला कि ये लोग सब काले कारनामे करते थे, या ये इसी तरीका से गंदगी में फंसी हुई संस्था है, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड संस्था है, तो ये सभी का सबके सब धाराशायी हो जाता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए स्पेशली ये दौर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सब चारों तरफ से मार पड़ रही है। इंडिया में तो सभी को मालूम है, पूरे वर्ल्ड में आज उन लोगों ने देखा, कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरीका से यहाँ पे हुआ, पेपर लीक का मामला, जिस तरीका से ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी चारों तरफ में फैली हुई है, तो ये सब का सब ध्यान में आ गया। मुझे लगता है ये बीजेपी का 100 साल का सबसे बुरा समय आज आ रहा है। आज वैसे ही आज कर्नाटका में एक इंडिया टीवी के सरदेसाई ने, उन्होंने एक प्रियंक खड़गे का एक इंटरव्यू लिया। काफी हॉट रहा वो, और खड़गे जी ने उसके आंसर्स भी बहुत अच्छे से दिए। कि उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई वो लोगों ने मुझे प्रोटेक्शन जब मांगा है कि भाई हम लोगों की इतना हमें, हमारी शाखाओं का है, हम लोग इसमें ये करने वाले हैं, तो मुझे, मेरा काम है कि मैं आई बीइंग ए होम मिनिस्टर, आई मस्ट आस्क कि भाई मुझे क्या करना है, ये है कौन कितने लोग हैं, मालूम तो सभी को है। लेकिन जब तुम्हें सिक्योरिटी के, तुम इलीगली जो भी काम करोगे और जो भी परिणाम होंगे वो तुम्हें देखने हैं। लेकिन जब तुम लीगलाइज करने की कोशिश करते हो, तो मैं भी, मेरा
कर्तव्य है कि सबसे पहले उसको लीगलाइज पूछे। इस तरीका से उन्होंने प्रियंका खड़गे को अपनी पूरी बात को स्पष्ट किया। उसके बाद में सरदेसाई ने जो काफ़ी नामी पत्रकार है उन लोगों ने वो सब्जेक्ट को चेंज किया। उसके बाद में उन्होंने वो साइबर क्राइम्स और इसके बारे में कहा कि भाई आप पूरे देश में पूरे विश्व में हमारा चौथे नंबर पे हम लोग हैं। सो यहाँ पे जैसे भी हम टेक्नोलॉजिकली जितने स्ट्रांग है तो उतना ही हम लोग यहाँ पे बदमाश भी लोग उतने ही हैं, उसमें से कुछ ना कुछ संशोधन करके कुछ ना कुछ लूप हॉल्स भी निकालते रहते हैं। इस तरीका से हुआ। मित्रों, अभी तुम्हें सबको मालूम होगा कि राहुल गांधी की पुणे में जो जिस तरीका से सभा हुई सब तरफ में ये हुआ। उसके बाद में आदिवासी मंत्री जो था उन्होंने बहुत गंदा लेटर लिखा था, लेकिन आज तुरंत मेरे ख्याल से सभी को उनको चीफ मिनिस्टर ने बोला होगा कि ये सब भाई सही बराबर नहीं है। उनकी जो भी महिला थी आदिवासी की जो हॉस्टल में रहती थी, जो उनकी 30 साल होने के बाद में उनको निकाल दिया करते थे, तो अभी वो सब बंद हो जाएगा। उनका कोई एज नहीं रहेगा। जब तक वो रहेगी, जब तक उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तब तक आदिवासी हॉस्टल में उनको रहना खाना पीना सब मुफ्त में होगा। इस तरीका से उन लोगों का एक बहुत बड़ी जीत हो गई। यही नहीं तो उनके साथ में बहुत सारे कुछ इश्यूज थे, वो भी बरकरार हो गए। इस तरीका से हुआ। जो भी हॉस्टल में जो भी असुविधाएं थी और जिस तरीका से वहाँ पे जो भी अट्रॉसिटी चल रही थी आदिवासी इस पे, वो सब के सब हट जाएगी। इस तरीका से बातें होगी। अभी और एक खबर आई थी कि फार्मेसी में जो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, उसमें काफी लोग ये थे। और राहुल गांधी ने पूछा कि भाई आप कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी इन्वॉल्व था, फिर गुजरात में भाग गया, उसका नाम तो डिक्लेयर नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है तो सबका सब पूरा देश बदनाम होता है। और ये शॉर्टकट वे से लोग एग्जाम्स को न करते हुए, एग्जाम न देते हुए या चोरी करके वहाँ के इंस्पेक्टर के एग्जाम्स को जाते हैं। तो जब ये सब सिचुएशन अभी धीरे धीरे पता चल गया, लेकिन इसके पहले हजारों लोग जो ज्वाइन हो गए, उसका क्या, वो तो सब के सब लोग उसमें आए हैं। और ये ठीक है, अभी ये उनके जो भी आगे के प्रमोशन होंगे वो सिलेक्शन के मेथड से आ जाने से सब लोगों का स्क्रीनिंग हो जाएगा, तो पता चलेगा कि वो उसको कितने पानी में है और कितने नहीं है। तो अभी निश्चित रूप से जब भी कभी गवर्नमेंट आएगी या बदलेगी तो ये सब चीजों की तरफ में ध्यान दिया जाएगा। जिस तरीका से आरएसएस का और बीजेपी का जो विरोध अमेरिका में आ रहा, तो अभी इसके बाद में मोदी जी का भी बड़ा डर लगने लग गया कि मैं क्या करूंगा। कम से कम मोहन भागवत को तो कम से कम भाषा आती, बोल सकता, अंग्रेजी समझती, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका परिणाम सभी तरफ में होगा। आज कांग्रेस काफी हमलावर है, सभी लोग हमलावर है, क्योंकि उनको किसी भी हालत में शाह जी का ये चाहिए और उसका इस्तीफा चाहिए, होम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। और होम मिनिस्टर का इस्तीफा यदि हो जाता तो मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में बहुत बड़ी रिप पड़ेगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये सब उनके लिए बहुत ही बुरे दिनों की शुरुआत होगी। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो लोग रास्ते पे तो आएंगे नहीं, लेकिन उनकी जो भाषा थी, जो उनका वक्तव्य था, वो पूरे के पूरे बंद हो गया। आज बीजेपी में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में हमें किस तरीका से ये करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। एक बात ये सामने में आई कि एक कल परसों के दिन में उनकी रात को 11-12 बजे कुछ मीटिंग हुई आरएसएस के बीजेपी की, और उनमें ये ठहराया गया कि सब मिनिस्टर अब अपने जगह जाएंगे, अब अपने देश में जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वहाँ के छात्रों से बात करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद में सब लोगों के सामने बड़ा प्रश्न आया कि वो लोग, उनके आज जो बीजेपी के पास में लोग हैं, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं, ना उतना उनका कोई वक्तव्य है। वो जब जाएंगे और उनको उल्टे सिल्टे प्रश्न यदि जब विद्यापीठ ने पूछा, विद्यार्थियों ने पूछा, तो उनकी हालत क्या होगी। इस तरीका से उनको डर है, डर के मारे वो नहीं ना कहीं जा रहे, ना अपना प्रचार कर रहे। जिसने भी जब भी कभी किसी ने मुंह खोला आरएसएस के आदमी ने, तो पूरे के पूरे जैनजीज और सब लोग टूट पड़ते हैं। तो ये जब सिचुएशन निश्चित जो आया है, वो मेरे ख्याल से काफी डरावना सिचुएशन अभी पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी के लिए है। और एक दूसरी ये खबर आई है कि जैसे वेस्ट बंगाल में जितने भी लोगों को जिनको नाम काटे थे, वो नाम काटने के बाद में वो सब वहाँ पे बीजेपी ने एस्टेब्लिश हो गई। अभी उन्होंने सबके सब कंप्लेंट करके वहाँ पे पूरा एस्टेब्लिश हो गया कि उनके नाम काटे थे, उन्होंने रिस्टोर किया। 95% लोगों के नाम फिर दोबारा जोड़ने में आए। लेकिन जो पार्टियां लोग हार गए, उसका क्या। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा कि ये सिचुएशन में क्या करना है, कि बहुत सारी जगह पे जिसके नाम 25,000 कट गए,
जहाँ पे वहाँ का कैंडिडेट सिर्फ 4,000 से 5,000 से हारा। ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे ये चल रहा है कि जब उनका ये हो गया और इतने लोग हारे इसमें टीएमसी के, तो निश्चित रूप से ये इसको माना जाता है कि शायद हो सकता है कि वहाँ पे मिड टर्म में और इलेक्शन होगा, और इलेक्शन हो जाता है तो फिर दोबारा टीएमसी दोबारा पावर में आने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरीका से आज बीजेपी के बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कितना दिन तक खींचेंगे, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ तो भी कांड निकलता है, कुछ ना कुछ उनकी तकलीफें बढ़ती है, और हर जगह से पूरे के पूरे ये सब बुरी तरीका से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो चलो देखें, उनके लिए कोई अच्छे दिन आए या ना आए हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जब बुरे काम करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा काम भी बुरा ही होगा, क्योंकि जब अच्छे काम करोगे तो उसकी सराहना होगी। कुछ कम ज़्यादा थोड़े देर के लिए कुछ हो भी जाए लेकिन परिस्थिति सुधर जाती है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा ही बंटाधार कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अभी आरएसएस और बीजेपी दोनों भी पूरी तरीका से एक्सपोज हो गई है, और यही एक्सपोज होता तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसके परिणाम बहुत बुरे होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।